क्लास 9th चैप्टर 3 एक्टिविटी 3.1। तो अभी तक जितने भी फिलोसफर्स आए थे जैसे महर्षि कनड या डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, इन सभी ने एक ही बात बोली, बस नाम अलग अलग दिए। जो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको महर्षि कनड ने बोला परमाणु और डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बोला एटम। और इन सभी ने फिलोसॉफिकल कंसीडरेशन के थ्रू ही बोला, इन्होंने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। बट 18th सेंचुरी के एंड में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी एल लेवॉइजर। तो लेवॉइजर ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे ये प्रूफ हुआ कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, एटम क्या है और ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। तो उन एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज एटम, व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड। तो ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसको हम डिनोट करते हैं O2 से, और ये है वाटर का मॉलिक्यूल जिसको हम डिनोट करते हैं H2O से, और ये है CO2 यानी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है दो ऑक्सीजन एटम से, यानी दोनों एटम सेम है जिससे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, और दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है। हर एटम एक दूसरे से कुछ बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होता है। वैसे ही अगर H2O में हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम, जिससे मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। मुझे कैसे पता चला हाइड्रोजन के दो एटम है? अरे सामने लिखा हुआ है ना H2O। H2 मीन्स हाइड्रोजन के दो एटम, तो बेचारा O तो यहाँ एक ही एटम है, तो तीनों मिलके बना रहे हैं H2O का एक मॉलिक्यूल। अब देखते हैं CO2 का स्ट्रक्चर। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो O2 मीन्स ऑक्सीजन के दो एटम और C मीन्स कार्बन का एक एटम। तो कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम मिलके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। तो इन सभी के स्ट्रक्चर से आपने एक बात नोटिस की कि कोई भी एटम अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेवॉइजर ने भी ये बोला, एन एटम अलोन डज नॉट एग्जिस्ट। सो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसको हमने बोला एलिमेंट, और H2O और CO2 के मॉलिक्यूल्स को हमने बोला कंपाउंड, या वी कैन से देम एलिमेंट ऑल्सो। बट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हम सिर्फ एलिमेंट ही बोल सकते हैं, कंपाउंड नहीं। कंफ्यूज्ड? ऐसा क्यों? अब भी क्लियर करते हैं। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो सेम एटम है। ये देखो, ये ऑक्सीजन का एटम और इधर भी ऑक्सीजन का एटम, यानी दोनों सेम सेम। तो जहां पर दो सेम एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट। लेकिन H2O और CO2 की तरह जहां अलग अलग एटम कंबाइन हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे कंपाउंड, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी हैं और ऑक्सीजन का भी है। यहाँ कार्बन का मॉलिक्यूल भी है और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनको हमने बोला कंपाउंड। सो एटम्स एलिमेंट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंपाउंड के फॉर्म में भी, बट एलिमेंट्स में सेम टाइप के एटम होंगे और कंपाउंड में अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो ये हमें पता चल गया कि एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। अब लेवॉइजर ने बोला कि ये सारे एटम्स और कंपाउंड्स और एलिमेंट्स मिलके केमिकल रिएक्शन करते हैं। ऐसा ही नहीं कि हवा में एटम आया, रिएक्शन किया, ये हवा की बातें नहीं है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हर जगह होती हैं। हमारी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहां भी केमिकल रिएक्शन चल रही है। सन जो हमें बिलियंस ऑफ ईयर्स से लाइट दे रहा है, वहां भी केमिकल रिएक्शन है। तो हर जगह केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं जहां भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो चलो वाटर लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें मिलाते हैं सॉल्ट। ये हमारा बन गया, ये तो सबको पता है, सॉल्ट वाटर बन गया। और अगर हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में वाटर में मिलाते हैं शुगर, तो ये हमारा बन गया शुगर वाटर। क्या ये केमिकल रिएक्शन है? नो, अ बिग नो, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें हमें एक नई ही चीज मिलती है। जैसे अगर हमने एसिड लिया और बेस लिया, दोनों को जब कंबाइंड किया तो हमें मिलता है सॉल्ट। यानी हमें एसिड और बेस के रिएक्शन से तीसरी नई चीज ही मिल गई। तो इस रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS में एसिड और बेस हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो राइट साइड में हमें जो भी चीज नई मिल रही है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अगर हमें दो रिएक्टेंट्स के रिएक्शन से नया प्रोडक्ट मिलता है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर हमें सेम ही चीज मिल रही है तो हम उसे केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे हमें सॉल्ट वाटर और शुगर वाटर में मिला, हमें कोई नई चीज नहीं मिली, वाटर और शुगर ही है उसमें। और इस रिएक्शन में वाटर और सॉल्ट ही है, कोई नई तीसरी चीज नहीं आई है। जबकि एसिड और बेस के रिएक्शन से हमें मिला है सॉल्ट। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सो अब हमें समझ आ गया कि एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो अब लेवोइजर ने क्या किया? लेवोइजर ने हमें बताया कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये कुछ लॉज के अकॉर्डिंग चलती हैं। कुछ लॉज होते हैं, उन्हीं पे बेस्ड होती हैं केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं कि हमें कोई सपना आया या लेवोइजर को कोई सपना आया और उसने लिख दिया। उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, फैक्ट्स देखे हैं उसने, और फिर उसने कुछ लॉज दिए जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मेनली लेवोइजर ने केमिकल रिएक्शंस के लिए दो लॉज दिए, जिसमें पहला लॉ हम देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम इसको समझेंगे एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से पहले। तो अगर हम एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन करते हैं और केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो मिलता है सॉल्ट। अब अगर हम यहाँ देखते हैं रिएक्टेंट्स का वेट करके, तो रिएक्टेंट्स का वेट आता है x ग्राम, या हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम। अब हमने देखा NaCl का वेट। ये क्या, NaCl का भी सेम वेट आया है। यानी जितना वेट रिएक्टेंट्स का था, उतना ही वेट हमें मिला है प्रोडक्ट का। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन ये तो हमने समझा एक सिंपल एग्जाम्पल से। लेवोइजर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसने ये प्रूफ किया? तो चलो देखते हैं लेवोइजर का एक्सपेरिमेंट।
तो लेवॉइजर ने एक ऐसा फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क में उसने डाला 5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब ये 5% सोल्यूशन क्या है? 5% सोल्यूशन का मतलब बहुत ही ईजी है। 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेंगे और उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। अगर ये 10% होता तो हम 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लेते। तो इसी को हमने बोला 5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो 5% सोल्यूशन हमने लिया सोडियम कार्बोनेट का फ्लास्क के अंदर। नाउ वी विल प्रिपेयर 5% solution again of कॉपर सल्फेट, और इसको प्रिपेयर करके हम डालेंगे इग्निशन ट्यूब में। और ये छोटी सी इग्निशन ट्यूब हम एक धागे से लटकाकर इस फ्लास्क के सॉल्यूशन के अंदर ऐसे लगाएंगे कि ये दोनों सॉल्यूशंस मिक्स ना हो सके। इसलिए हमने कॉर्क को बंद कर दिया है धागे को इसमें अटकाकर, ताकि ये बिल्कुल भी मिक्स ना हो सके। अब हम इस फ्लास्क को एक वेइंग मशीन पर रखकर इसका वेट देखेंगे। ओके, टोटल वेट 980 ग्राम्स आ रहा है। तो अगर ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाए तो भी क्या मास यही रहेगा? वेट चेंज होगा या नहीं? चलो मिक्स करके देखें। तो अब इस फ्लास्क को उठा के हम बहुत तेज स्टिर करेंगे सो दैट कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन एक दूसरे से मिक्स हो जाए। अब मिक्स होने के बाद फिर से हम वेइंग मशीन पे फ्लास्क को रख के देखते हैं। तो देखो वेट कितना आ रहा है, सेम 980 ग्राम्स। इसका मतलब मास चेंज ही नहीं हुआ, यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास सेम है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करके देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड के 5% सोल्यूशन और सोडियम सल्फेट के 5% सोल्यूशन के साथ। तो फ्लास्क में क्या लेंगे? फ्लास्क में लेंगे सोडियम सल्फेट, और इग्निशन ट्यूब में हम क्या लेंगे? बेरियम क्लोराइड। अब दोनों को जब स्टिर करके मिक्स करेंगे तो बन जाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यानी बेरियम और सोडियम एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो दूसरा बन रहा है। रिएक्टेंट्स अलग हैं और प्रोडक्ट अलग है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है। बट अगेन हमने जो रिएक्शन से पहले फ्लास्क का वेट देखा और जो बाद में देखा, दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसी तरह से अगर लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट अगेन रिपीट करते हैं, तो फ्लास्क में हम लेंगे सोडियम क्लोराइड का 5% सोल्यूशन और इग्निशन ट्यूब में हम लेंगे लेड नाइट्रेट का 5% सोल्यूशन। अब फिर से दोनों को मिक्स करेंगे और पहले वाला वेट और बाद वाला वेट देखा आपने। तो जब प्रोडक्ट लेड क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया, तब वेट एकदम सेम है। तो लेवॉइजर ने ये सारे एक्सपेरिमेंट रिपीट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उसने ये बात प्रूव करने के लिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा सेम होता है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन।
अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. So we all know that what is atom, what is element and what is compound. तो हर मॉलिक्यूल में या हर कंपाउंड में 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. So many compounds are composed of 2 or more elements and each such compound have the same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it. For example, अगर हम water देखते हैं यानी H2O, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. तो एक वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम. एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है, 16 डाल्टन. तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या हुआ, 1:8. तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 ग्राम वाटर को अगर हम डीकम्पोज करें तो इसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है. What about 90 grams of water? 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 80 ग्राम ऑक्सीजन. तो 900 ग्राम में भी सेम रेशो आएगा और 90,000 ग्राम में भी सेम रेशो आएगा. मुझे लगता है यहाँ पर मुझे एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रपोर्शन. मतलब नो मैटर हम कितने भी ज्यादा वेट का वाटर डीकम्पोज कर रहे हैं, द रेशियो इज ऑलवेज 1:8. तो क्या ये रेशियो वाटर के सोर्स पे भी डिपेंड है, यानी दुनिया का कोई भी पानी हो, कहीं का भी वाटर है, चाहे आपकी सिटी का है, चाहे आपके गांव का है, चाहे कुएं का है, चाहे तालाब का है, चाहे रिवर है, नदी है, झरना है या फिर समुद्र, क्या इन सभी में सेम रेशियो होगा वाटर का? बिल्कुल, सभी में 1:8 रेशियो ही मिलेगा. That means we can say in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. This is called the law of constant proportions, which is also known as the law of definite proportion. Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 14:3 by mass. Whatever the method or the source from which it is obtained, it will be always 14:3. So that means law of constant proportions says that the elements in a chemical substance are always present in definite or fixed proportion by mass.